एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इनकम टैक्स का रिवीजन सेशन स्टार्ट होने वाला है। आज हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे विद इन शॉर्ट टाइम के अंदर। जल्दी से बता देती हूँ, सभी के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी वीडियोस आपके यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से है, इनकम टैक्स से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, वो सभी यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको इन 14 चैप्टर से एडिशन में, जैसे कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के नए अपडेटेड सभी मैंने डाल दिए हैं। इन केस आप लास्ट जितने भी जैसे कि इससे आगे जो चैप्टर देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा 69 वीडियोस की ये जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाना आपको सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट चैप्टर्स दिए हुए हैं एज पर द सुटेबिलिटी। आप उनको चेकआउट कर सकते हो। मैंने आपको दोनों लिंक बता दी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर पता है क्या कहते हैं कि इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन है कि इनकम टैक्स देता कौन है, किसके ऊपर देता है, कब देना पड़ता है, कब किसको नहीं देना पड़ता, कितना टाइम कितना देना पड़ता है, कितनी रेट पे देना पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर हम इन डेप्थ में सब चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये इनकम टैक्स। अब पहली बात तो ना टैक्स का पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है। टैक्स आपकी गवर्नमेंट की क्या है, इनकम है, जो कि इस इनकम की मदद से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सारे के सारे खर्चों को पे ऑफ करती है। अच्छा, ये इनकम आपको वैसे काफ़ी सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि पेनल्टी लगाती है, फाइन चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है, और एक जगह से टैक्स भी होता है गवर्नमेंट की इनकम। और इस इनकम को गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स को जितने भी होते हैं वहाँ पर वो पैसा लगाती है। अच्छा, सिंपल सा मतलब आया समझ में। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो कि जो भी पर्सन कमाता है, मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर एक्स है, इसने कमाया, ये खुद अपनी इनकम के ऊपर टैक्स सबमिट करवाने जाएगा, इसकी सबमिट करेगा किसको, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, इस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला जाता है। और इसको संभालने वाले पर्सन्स होते हैं, और इसके अंदर जितने भी रूल रेगुलेशंस सेटअप किए जाते हैं बाय द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBDT, डायरेक्ट टैक्स, राइट। इसके द्वारा ये बॉडी है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी काम होने वाले हैं, किस पॉलिसी को फॉलो करेंगे, किस रूल को फॉलो करेंगे, वो सारे के सारे डिटरमाइन कौन करती है, CBDT करती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इतना समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पे दो पार्टी होती है। एक तो क्या होता है, पेयर होता है, जो अपनी इनकम के ऊपर क्या करने वाला है, टैक्स पे करने वाला है। दूसरा कौन होता है, रिसीवर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वो पर्सन जो कि इसके टैक्स को, मीन्स की इसकी इनकम पे जो टैक्स बनता है, इस टैक्स को क्या करने वाला है, रिसीव करने वाला है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिसीवर भी कहेंगे। बट इन केस मैं अब इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या बोलेंगे, इसे बोला जाता है असेसी, ठीक है। जो टैक्स पे करता है वो असेसी, और जो टैक्स रिसीव करता है, ये डिपार्टमेंट जो होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, इनको बोला जाता है असेसिंग ऑफिसर। इतना समझ में आया। अच्छा, अब ये असेसी है, ठीक है। अब ये असेसी कौन कौन हो सकता है, मीन्स की जो पर्सन मैंने बनाया ये कौन कौन हो सकता है। अच्छा, किसके ऊपर देना होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हु पे, कौन पे करेगा। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए ऑन विच पे, कि किसके ऊपर पे करना है। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कब पे करना है, व्हेन, कब पे करना है। ये सभी, ये तीनों क्वेश्चन अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो मोस्ट ऑफ आपका चैप्टर समझ में आ जाएगा। हु पे का मतलब कौन है, कि जो भी पर्सन इनकम को जनरेट करेगा, उन सभी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा मैम, पर्सन के मतलब क्या हुआ है। पर्सन आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे आप और मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है। कोई भी HUF होगी, HUF दैट मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मीन्स की फैमिली बिजनेस है, सभी एक साथ चला रहे हैं, उसको भी यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम हो रही है वो भी पर्सन के अंदर आता है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है AOP एंड BOI। नेक्स्ट क्या है, अभी बताती हूँ उसका मतलब, रुको। पार्टनरशिप है, फर्म है आपकी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है आपकी, कंपनी है आपकी, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन है, ठीक है। और कौन हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है। ये सभी के सभी 1 2 3 4 5 6 7 ये पर्सन है
जिनको एज अ पर्सन ट्रीट किया जाएगा। अगर इनकी इनकम जनरेट होती है तो ये सभी पर्सन क्या करने वाले हैं, टैक्स देंगे। इंडिविजुअल, आप और हम जैसे लोग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दैट मीन्स एक बिजनेस, एक फैमिली बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, एक इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना सारा काम करते हैं। ये डीड में आता है। पार्टनरशिप एक्ट आपने सुना होगा, 1932 में आता है। कंपनी क्या होता है, जब जो कि आपकी एक्ट में आती है 1956 या फिर मैं कहूँगी 2013 देन फर्दर ऑन, राइट। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होते हैं, ऐसी पर्सन्स होते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर आती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, यूजीसी क्या होती है, हर एक यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस इशू करती है। जब किसी भी बच्चे का एडमिशन होता है वो फीस देता है, तो फीस उनकी क्या है, इनकम हुई, उस इनकम के ऊपर क्या करना पड़ता है, इनको टैक्स पे करना पड़ता है। लोकल अथॉरिटी दैट मीन्स आपकी पंचायत होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, ये हो गया। अब एओपी और बीओआई के बारे में और जान लेते हैं। एओपी और बीओआई क्या होता है कि एक तरह का जॉइंट वेंचर होता है, जहाँ पर क्या करते हैं कि एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी होती है, वो जब क्या करते हैं एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना होता है स्पेसिफिक टाइम के दौरान। उससे उनकी इनकम जनरेट होती है, उस इनकम के ऊपर क्या करना पड़ता है, उनके टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, बीओआई होता है जब एक इंडिविजुअल दूसरा भी इंडिविजुअल होता है, उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैं बात करूँ एओपी क्या हो, एओपी का मतलब क्या है, जब क्या है या फिर कोई एक पर्सन हो, उसका रिलेशन, जिसकी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके जो डीड है वो किसके साथ बन रही है, या कोई फर्म हो सकती है, एचयूएफ हो सकती है, या फिर एचयूएफ हो सकती है, या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। मीन्स कि यहाँ पर क्या है, एक एसोसिएशन होती है जो आपस में क्या करती है, एक पार्टनरशिप की तरह आती है। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या है, इंडिविजुअल आते हैं, वो क्या करते हैं, जॉइंट वेंचर की तरह काम करते हैं। समझ में आया? कौन पे करेगा, ये साथ के साथ जो पॉइंट्स है वो समझ में आ गए होंगे, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया है। ऑन विच पे, भाई किसके ऊपर पे करेगा, मीन्स कि आपका जो सोर्स है, सोर्सेज है इनकम का, वो इनकम के सोर्सेज काफ़ी सारे हो सकते हैं। जैसे कि कोई सैलरीड पर्सन हो सकता है। मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आप किसी स्कूल में नौकरी करते हैं, सो आपको सैलरी मिलती होगी, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। या फिर मैं कहूँ कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे चढ़ा रखा है, तो आपको रेंट मिल रहा होगा, तो वो क्या है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है। या फिर मैं कहूँ कि आपकी कोई बिल्डिंग थी, या फिर मैं कहूँ कि कोई कैपिटल एसेट्स थी, कैपिटल एसेट्स को सेल करने से जो भी आपको इनकम जनरेट हुई, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। या फिर मैं कहूँ कि आपका बिजनेस है स्टेशनरी का, आपका बिजनेस है, कोई कंपनी चलाते हो, तो आपके बिजनेस से आने वाले, बिजनेस से जो गेन होता है, बिजनेस से जो इनकम आती है, उसे कहाँ डालेंगे, पी में। ठीक है, अगर इनको सभी को छोड़ के, जैसे कि इंटरेस्ट का पैसा, डिविडेंड का पैसा, ठीक है, फैमिली पेंशन जो होती है अदर देन द पर्सन रिसीव करे, तो सारे के सारे कहाँ आएंगे, अदर सोर्सेज के अंदर आएंगे। कहने का मतलब आपके सोर्सेज आपको पता लग गया, आपके 5 सोर्सेज है, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, कैपिटल गेन हेड, पीजीबीपी हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन हेड, और जो आपका अदर सोर्सेज है। अच्छा, व्हेन, कब पे करना है भाई, सबसे बड़े क्वेश्चंस यही आ जाता है कि कब पे करना है। आपको यहाँ पे ना 2 ईयर मिलेंगे, एक तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर, एक बोलते हैं असेसमेंट ईयर। समझाते हैं इसका मतलब क्या है, सुनो। आपने अब देखो 2024 लगा हुआ है, तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, अब फिलहाल अपना ईयर कौन सा चल रहा है, 2024-25 चल रहा है, राइट। अच्छा, मैं लेके चल रही हूँ, इसको इरेज कर लेते हैं। मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पर, ये 1 अप्रैल 2023 था और 31/3/2024 हुआ, ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ईयर फिर स्टार्ट हुआ, क्या 1 अप्रैल 2024 शुरू हुआ और 31 मार्च 2025 आएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हाँ जी, जितना भी तुम कमाओगे उसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना। गवर्नमेंट ने बीच में आ गई, कहो जी यहाँ पे करो। बंदा कह रहा है, मीन्स की मान लीजिए मैं ही कह रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं भाई मेरे साल की पूरे की इनकम कितनी हुई, तो मैं आपको पहले कैसे टैक्स दे दूँ। कहते ठीक है, फिर किसी और के पास गई, मेरे जैसे ही इंसान के पास, उसको यहाँ ले लिया। गवर्नमेंट कहती है कि ला भी तेरी इनकम के ऊपर टैक्स दे। वो कहते भाई इनकम तो आ गई है, खर्चा भी तो होगा ना, मुझे पहले खर्चा करने दो, फिर बाद में बताऊंगा मेरी इनकम, नेट इनकम कितनी बची है। कहते अच्छा, तो गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया रख दिया कि चलो ठीक है, सबके लिए रख दिया कि तुम पहले ऐसे करो, पैसे कमा लो, साल का जब आखिरी दिन हो तो इस टाइम पर, इस डेट को आप क्या करेंगे, अपने टैक्स की पेमेंट करेंगे, वो भी उस अमाउंट में जो कि तुम्हारी इनकम है। मीन्स कि ये डेट कौन सी है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। किसकी है, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स।
कि आपने पूरा साल कमाया और उससे नेक्स्ट ईयर मीन्स कि 1 अप्रैल 31 मार्च तक आपको क्या करना है, टैक्स की पेमेंट करनी है। अच्छा जी, देन उसके बाद इसकी, अब मैंने कहा कि मैंने अपनी डिटेल भर दिया और मैंने कहा था मेरा तो टैक्स भाई केवल 10-12 हज़ार बनते हैं। गवर्नमेंट कहते ठीक है तुमने भर दिया, इट्स ओके। भाई इतनी सारी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट सबके ऊपर विश्वास थोड़ी ना कर सकती है। क्यों? रीज़न पता है क्या है? अगर ऐसे ट्रस्ट करने लग गए तो लोग भी तो धोखा देते हैं ना। क्या पता भाई मेरी 1,20,000 रुपये बनती हो टैक्स की लायबिलिटी, मैंने केवल 12,000 भरी है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को नुकसान है। गवर्नमेंट इस नुकसान को फेस नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट कहती है जितना तुमने अपने बेस पर टैक्स भरा है ना, तुम ये करो, तुम्हें 4 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई की 31/7, अब 2025 गई, 2024 लगी हुई है, 31/7/2024 को तुम अपनी इनकम का ना ब्यौरा दो, दैट मीन्स डिटेल दो। क्यों दो? क्योंकि इनकम टैक्स के जो ऑफिसर है ना, जो असेसिंग ऑफिसर है, आपकी इनकम को कंप्लीटली डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि जितने आपने टैक्स दिया है, क्या आपका टैक्स उतना ही बनता है या उससे ज़्यादा बनता है या उससे कम बनता है। कहने का मतलब आपकी इनकम को क्रॉस चेक किया जाएगा विद द किसके द्वारा? असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। तो इसे बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना। सुना होगा आपने, ITR फिल करनी पड़ती है। हाँ जी, चलो तो अगर मैं थोड़ा सा फिर भी तुम्हें बता देती हूँ, अगर किसी को ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उनको टाइम थोड़ा सा और दे दिया जाता है। उनकी है 31-30 अक्टूबर के टाइम होती है, मोस्ट ऑफ कंपनीज की होती है, नॉर्मल इंडिविजुअल की 31/7 होती है, ठीक है। इतना समझ में है? तो कहने का मतलब इस साल मैंने क्या किया, इस 31 तारीख को मैंने चेक किया, ITR को सबमिट करवाया, लोगों से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मंगवाई, और इस ITR की मदद से मैं क्या कर पा रही हूँ, चेक कर पा रही हूँ, मैं असेस कर पा रही हूँ कि हाँ जी जो तुमने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट दी है, नहीं दिया। कहते हैं हाँ जी। तो इस वजह से इस ईयर को, जिस साल ये असेसमेंट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर कहते हैं। इज इट क्लियर? असेसमेंट ईयर कहते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 इसका डिस्क्लोज में मेंशन है। और जिस साल तुमने पैसा कमाया है, जिसकी प्रीवियस ईयर, उसे हम क्या कहेंगे? हमारे प्रीवियस ईयर के नाम से जानेंगे। क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में ये डिफाइन किया गया। अच्छा, क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या मैम कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका प्रीवियस ईयर ही आपका असेसमेंट ईयर हो सकता है? कहने का मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जिस साल कमाया, क्या उसी साल आपकी असेसमेंट ईयर हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। वो भी 4 से 5 केसेस है। 4 से 5 केसेस का मतलब क्या है? जिनको मैं ये कह सकती हूँ एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहती है? अंडर सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन की गई है। अगर कोई पर्सन का बिजनेस क्या है? शिपिंग बिजनेस है। कैसा बिजनेस है? शिपिंग बिजनेस है। और वो जो पर्सन है ना, वो कौन है? वो आपका नॉन रेजिडेंट है। तो उसके लिए मीन्स की शिपिंग बिजनेस का मतलब है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के अंदर आई, मैंने सामान को अनलोड किया, वहाँ से पेमेंट रिसीव की, वापस मैं अपने ऑस्ट्रेलिया में चली गई, तो कहीं ना कहीं इनकम तो यहाँ से जनरेट हुई इंडिया से। तो इंडिया की गवर्नमेंट कहती है पहले मुझे क्या पता अभी तुम कब आओगे वापस, तुम अभी पेमेंट करके जाओ। तो ये सेक्शन 172 के अंदर ये डिफाइन किया गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अगर कोई पर्सन क्या करता है, अपने आप को परमानेंटली किसी प्लेस से छोड़ के जा रहे हैं। मान लीजिए क्या कह रहा है? लिविंग फ्रॉम द इंडिया। अगर कोई पर्सन क्या कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं इंडिया से परमानेंटली किसी भी जॉब पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो उसको भी ये बोला गया कि अभी तक मान लीजिए इस 31 अक्टूबर को, ठीक है, दिवाली वाले दिन, तो क्या हुआ ये कह रहे हैं कि मैं इंडिया को लीव करके जाऊँ। कहते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर भाई 31 अक्टूबर तक जितना तुमने कमाया है पहले उसके ऊपर टैक्स दे के जाओ, बाद में तुम कहीं जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन 74 के अंदर ये डिफाइन किया गया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, जब कोई AOP या फिर मैं कहूँ कि BOI क्या करती है, उनको इनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये जॉइंट वेंचर होते हैं और इनकी टाइम ड्यूरेशन होती है प्रोजेक्ट की, ठीक है। अगर जिस दिन इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन क्या करेंगे, ये अपने आप को टर्मिनेट कर देंगे कि कंपनी अलग अपनी जगह चला जाएगा, जो पर्सन था अलग जगह चला जाएगा, या फिर मैं कहूँगी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है वो दोनों के दोनों अलग अलग चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट कहते हैं कि तुम्हारे अलग होने से पहले ना तुम मुझे अपना पेमेंट करके दो। सेक्शन 174A के अंदर ये डिफाइन किया गया। कहते हैं अच्छा जी,
अगर कोई पर्सन की इंटेंशन क्या है, टैक्स की चोरी करना है, टैक्स की चोरी का मतलब है कि अपनी इनकम को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं और पर, किस लिए कि वो अवॉइड कर सके टैक्स को, तो वो डिफाइन किया गया सेक्शन 75 के अंदर। और लास्ट बचा है एक्सेप्शन कि सेक्शन 76 से कि अगर आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करते हो। क्या मैंने किया ना 1 अप्रैल में बिजनेस अपना मतलब बहुत साल पहले किया था, दिवाली का मैंने कहा था कि मैं दिवाली पे मेरा जितना भी माल बढ़ा है मैं उन सबको सेल कर दूंगा, मैं इसकी मेरे बिजनेस को बंद करने वाला। तो इनकम तो जनरेट हुई होगी ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके बिजनेस के आपके बिजनेस के बंद होने से पहले, ठीक है, आपके बिजनेस के डिसकंटिन्यू होने से पहले आपको क्या करना है, आपको जितनी भी इनकम हुई है वो आपको पे करनी पड़े। कहने का मतलब ये है, ये ऐसे 4-5 सेक्शन है जिसके अंदर ये बोला गया है कि पर्सन अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, एओपी अपने बिजनेस को कंप्लीट कर रहा है, भारत को छोड़ के जा रहा है, या शिपिंग बिजनेस है, वो कहते हैं कि उसी साल होगा जिस साल तुमने पैसा कमाया, उसी साल तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, उसी साल तुम्हारी असेसमेंट होगी, सब काम उसी साल होंगे। तो ये एक्सेप्शन है अंडर सेक्शन 3 के अंदर ये डिफाइन की गई है। अच्छा जी, तो आपको समझ में आ गया कि आपकी इनकम क्या होगी है, कौन पे करेगा, किसके ऊपर पे करेगा, क्या ईयर होगा, क्या नहीं होगा। तो सेक्शन प्रीवियस ईयर का क्या सेक्शन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन हमारे पास क्या है 31 है, राइट, सॉरी 34 क्योंकि 31% का है। असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 है। अच्छा, जब मैं इन सारी की सारी इनकम को जोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा। ये मैंने आपको चैप्टर में कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इन डेप्थ में सभी चीज़ें डिस्कस की गई है। मैं अभी ये रिविजन सेशन है, दैट्स द रीज़न कि मैं इतना मतलब फास्टली समझा रही हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मेरा मोटिव क्या है, जस्ट अ सेकेंड, राइट। अब देखो मैंने क्या किया है, मेरे पास जितनी भी सोर्सेज से इनकम आ रही थी मैंने सबको प्लस कर दिया, और प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आई, मेरे पास ग्रॉस टोटल इनकम है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम जिसमें से जो भी एक्सेप्शन से, ठीक है, वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। उसके बाद मुझे क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। डिडक्शंस का मतलब होता है कि जो कि आपके चैप्टर नंबर 15 के अंदर डिस्कस की है, IIT C से लेकर 80 U तक। ये चैप्टर भी हमने बहुत इन डेप्थ में डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कि जो टोटल इनकम बच गई, अब उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या मैम सभी को एक जैसा टैक्स पे करना पड़ता है? नहीं बच्चे, सबके लिए अलग अलग है। अगर आपकी जो अगर आप कौन है, अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके लिए अलग है, HUF है आपके लिए अलग है, पार्टनरशिप है आपके लिए अलग है, ठीक है। अब अगर आप AOP BOI है आपके लिए अलग है, आपके अगर आप लोकल अथॉरिटी हैं तो आपके लिए अलग है, अगर आप कोई कंपनी है तो आपके लिए अलग है। कंपनी भी वो भी क्या है, डोमेस्टिक है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप क्या है, फॉरेन कंपनी है, तो आप सभी के लिए क्या है, अलग अलग है। मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला पॉइंट है, ये वाला है, ये है, ठीक है, इन सब के ऊपर फ्लैट लगता है, मीन्स की कोई स्लैब नहीं होती। 30% का क्या है, मान लीजिए इनकी क्या है 10 लाख रुपए इनकम हुई है, तो 10 लाख के ऊपर सीधा 30% कर देंगे, मीन्स की 3 लाख रुपए इनकी टैक्स की लायबिलिटी बन गई, सो सिंपल। डोमेस्टिक के अंदर भी 30 लाख रुपए है, 30% है, लोकल अथॉरिटी के अंदर भी 30% है, AOP और BOI में भी 30% है टैक्स की रेट, बट फॉरेन कंपनी के अंदर ये क्या है 35% है। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्या मैम HUF और इंडिविजुअल और HUF के लिए भी यही है? नहीं, इनके लिए क्या है बेटे, स्लैब है। स्लैब क्यों है, रीज़न देखो, क्योंकि इंडिविजुअल जो होते हैं ना बेटे अलग अलग स्टेजेस के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहूँ कि एज के हिसाब से बात की जा सकती है, उनके रेजिडेंस स्टेटस के हिसाब से बात की जाती है, रेजिडेंस स्टेटस के बारे में बात की जाए, या फिर उनकी इनकम के बारे में बात की जाए, ठीक है। इनकम इतना मैटर नहीं करता, मेन बात है एज और रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अगर एज आपकी बेटे एज के बेसिस पे अगर मैं इनको बाइफर्केट करूं तो सबसे पहले क्या है, अगर किसी इंसान की जो एज है क्या है, बिलो 60 ईयर है, तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है। अगर किसी पर्सन की एज क्या है 60 ईयर है, ठीक है, 60 ईयर है और 80 ईयर तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 80 से अबोव है, 80 या फिर 80 से अबोव के बारे में बात की जा रही है, समझ में आ रहा है।
तो 60 वालों के लिए क्राइटेरिया है दिया गया है, अगर आपकी एज 60 है और आप रेजिडेंट हैं, ठीक है। रेजिडेंट का चैप्टर मैं वैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे कि जो रेजिडेंट की जो रिवीजन सीरीज है कि रेजिडेंट होता क्या, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, वो पर्सन जो कि हमारे भारत का नागरिक होता है उसको बोला जाता है रेजिडेंट। अगर आपकी एज क्या है 60 से कम है तो आपको क्या बोला गया है कि आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर आपका 5% टैक्स लगने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर आपका सीधा 20% टैक्स लगने वाला है। अगर फिर भी कोई बैलेंस बच जाता है तो सारे के सारे बैलेंस के ऊपर हमारा 30% डिस्काउंट टैक्स लगेगा। समझ में आया? अच्छा, एग्जाम्पल मैंने लॉन्ग सीरीज में दे रखी, मैं बार बार बोल रही हूँ रिविजन सीरीज है। अगर आपकी उम्र क्या है 60 ईयर है और 60 से ज़्यादा है अप टू 80 तक, तो इसे हम बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं नॉर्मल सिटीजन बोला जाता है, इसे बोला जाता है सीनियर सिटीजन बोला जाता है और इसे बोला जाता है सुपर सीनियर। इज इट क्लियर? सीनियर सिटीजन के लिए क्या छूट दी गई है, कहते तुम थोड़े उम्र के हो चुके हो, चलो तुम्हारी नील वाली मीन्स की जो छूट वाली एग्जाम्पशन है, ये इसे बोलते हैं बेटे एग्जाम्पशन, कि इतनी अगर किसी की इनकम है तो उसके ऊपर कोई टैक्स दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई इनकम ही दिखाने की जरूरत नहीं है, पता है तुम्हें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी गई है, कहते हैं 3 लाख रुपए तुम्हारे, 3 लाख तक तुम्हारे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा, नेक्स्ट आपके 2 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहते हैं वही फर्क पड़, वही बात हो गई, कौन सी, कि यहाँ पर भी 5 लाख रुपए हो रहे थे, यहाँ पर भी 5 लाख हो रहे हैं। कहते हैं हाँ जी, बस थोड़ा सा फर्क यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के 5 लाख के ऊपर क्या है, आपको सेम एज इट इज 20% देना है, बैलेंस के ऊपर एज इट इज सेम आपको 30% देना है। चेंजेस बस इन दोनों में हुए हैं। अच्छा, सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दे दी, नील पॉइंट को क्या कर दिया, 3 लाख से 5 लाख कर दिया। कहते हैं वाह जी वाह, फिर तो सुपर सीनियर होने का फायदा है। बट ध्यान से सुना, उसके अंदर ये जो सेकंड लेवल है ना 5% का, ये है ही नहीं। कहते हैं अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फिर सेम एज इट इज 5 लाख के ऊपर 20% और बैलेंस के ऊपर 30%, घूम फिर के वही हिसाब पड़ने वाला है। बट हाँ, थोड़ा सा टैक्स की लायबिलिटी में थोड़ा सा फ्लक्चुएट। अच्छा जी, ये तो होगी बच्चे आपकी, जब कि पर्सन क्या है रेजिडेंट है इंडिया का। अगर इन केस बाहर वाला पर्सन हो, कमाए भारत से रहा हो, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में भी आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपका NRI है जिसकी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो उसके ऊपर नॉर्मल का केस ही अप्लाई होगा। तीसरी बात, अगर इन्फॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन गिवन, अगर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, तब भी आपका नॉर्मल का केस अप्लाई होगा। तो ध्यान रखना, नॉर्मल का केस आपका बिलो 60 में भी लगेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तब भी लगेगा, NRI के केस में भी लगेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया बच्चे आपकी जो टैक्स की रेट है ना, एक तो होती है टैक्स की जो रेट मैंने डिस्कस की, एक तो आपकी मैंने देखी आपके नॉर्मल रेट से, नॉर्मल रेट को मैं क्या कह सकती हूँ, आपके ओल्ड रिजीम से, ठीक है। एक आपकी है न्यू रिजीम, इसका सेक्शन है सेक्शन 115 BAC। सेक्शन 115 BAC पता है क्या है, कहता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। उसने कहा कि देखो इतनी सारी रेट्स पढ़ने के कारण लिए मेरे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारे लिए 115 BAC भी है। BAC क्या कहता है, 115 BAC कहता है कि अगर आपकी इनकम इसमें भी एक ही स्लैब रेट है, इसमें अलग अलग नहीं है, स्लैब रेट एक ही है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है, टैक्स के बर्डन को थोड़ा सा कम किया गया है। बट इसके कुछ नुकसान हैं, तो सिंपल सी बात है, कुछ फ़ायदे भी दिए, तो फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। नुकसान मैं आपको बता देती हूँ, जो एग्जम्पशंस जो डिडक्शंस आपको नॉर्मल के रेट को अप्लाई करने से मिलेगी ना, आगे भी इसे डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि आपकी जो एग्जम्पशंस है, ठीक है, और आपको कुछ एक डिडक्शंस जो मिलती थी, ठीक है, जैसे एग्जाम्पशन हाउस रेंट अलाउंस की होती है, ठीक है, परक्यूजिट्स की होती है, ये सैलरी हेड के अंदर आपको पता चल जाएगा। डिडक्शंस है वो आपको नहीं मिलेगी। फायदा क्या है कि आपको सिंप्लीफाइड कर दिया, टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पहले 3 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि अगर आपकी इनकम उससे आगे है तो क्या होगा कि नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर, दैट मीन्स 0 से लेकर 3 लाख के ऊपर कुछ नहीं देना पड़ेगा। फिर 3 लाख से लेकर 7 लाख तक के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, 5% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी। फिर 7 लाख से आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लाख के ऊपर, मीन्स कि नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा,
10% देना पड़ेगा, फिर 10 लाख की से आपको 12%, 12 लाख तक मीन्स कि 2 लाख के ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा। यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, ठीक है, 15% देना पड़ेगा। नेक्स्ट 12 लाख से लेकर आपको 15% तक मीन्स कि आने वाले नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा। कहते हैं भाई बस करो, मीन्स कि आगे अगर 15 लाख से अबव है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको बैलेंस जो बचेगा यहाँ पे 30% देना पड़ेगा। कहने का मतलब एक सीरीज है 3 4 3 2 3 3 की, ये ट्रिक है। पहले पे तो देना ही नहीं पड़ना, फिर ये क्या है 4 3 2 3, ये याद कर सकते हो 43 23, एक ट्रिक है कि जिसके अंदर ये डिफरेंस की ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यू रिजाइम की, इज इट क्लियर, इतना समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कुछ एक और बातें लिखी दिखेंगी। आपको क्या लिखा हुआ है, स्लैब रेट आ गया समझ में। स्लैब रेट का मतलब होता है जो मैंने आपको समझाया, नॉर्मल रेट जो की थी और एक आपकी 115 BAC की थी। फ्लैट रेट 30% पार्टनरशिप में लगेगा। अब यहाँ पे 40 नहीं रहा क्योंकि पहले फॉरेन कंपनी के ऊपर ना 40% लगता था, बट अब ये क्या हो गया 35% हो गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है रिबेट किसको मिलेगी। रिबेट भी कहीं ना कहीं छूट होती है, बट वो छूट तब मिलती है जब आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, ठीक है। वो मिलती है बेटे अगर आपकी नॉर्मल, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपने नॉर्मल कंसेप्ट को अप्लाई किया है, नॉर्मल रेट को अप्लाई किया है, ये वाली रेट, तो आपके लिए नॉर्मल रिबेट की कंडीशन कुछ अलग होगी। अगर आपने इसको अप्लाई किया तो रिबेट की कंडीशन अलग होगी। सबसे पहले क्या लिखे हुए यहाँ पे क्या है, केवल किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी, किसी और व्यक्ति को रिबेट नहीं मिलती। और रिबेट का सेक्शन अंडर सेक्शन 87A है। तीसरी बात क्या है कि अगर किसी की इनकम 5 लाख है, 5 लाख तक की है, वही रिबेट ले सकता है, और वो भी मैक्सिमम अमाउंट 12,500 रुपये तक की ले सकता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे यही चीज़ें लिखी हुई है, एक सेकेंड, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उम्मीद करेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन स्पेशली आप सभी के लिए है, सो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, रिबेट का मुझे दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिबेट क्या है, अगर आप नॉर्मल स्कीम से ले रहे हैं तो आपकी क्या है 12,500 है। इन केस आप क्या कर रहे हैं, न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग टैक्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है रिबेट का सेक्शन, रिबेट की जो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाएंगे। इंडिविजुअल सेम रहेगा, 87A सेम रहेगा, बट यहाँ पर 5 लाख की बजाय क्या हो जाएगा 7 लाख रुपए हो जाएगा, और रिबेट की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दैट मीन्स 25,000 रुपये तक आप क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। मीन्स कि इनकेस आपकी क्या है 7 लाख इनकम है और आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 22,500 बनती है, सो आपको क्या है पूरी की पूरी छूट मिल जाएगी 22,500 की। अब ये मत कहना कि मैम बाकी का बकाया जो पैसा वो हमारे लिए पॉजिटिव में, नहीं, खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। समझ में आया, रिबेट का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, तो रिबेट केवल एक कंडीशन वाली अप्लाई होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है नॉर्मल केस के अंदर तो रिबेट ले सकते हो 12,500 की। अगर न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर है तो 7 लाख की इनकम तक होना चाहिए, और उसके अंदर 25,000 तक मैक्सिमम रिबेट आप ले सकते हो। अच्छा, देन उसके बाद आ जाता है टॉपिक बेटे आपका कौन सा है, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। मार्जिनल रिलीफ का भी कंसेप्ट है, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलिए। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मैम टैक्स ऑन टैक्स का मतलब क्या है, मीन्स कि ये केवल उनसे चार्ज किया जाएगा जो कि किसी क्लास से बिलोंग करते होंगे, सुपर हाई, मीन्स कि रिचेस्ट पर्सन से बिलोंग करते होंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने, यहाँ पे ना एक लिमिट दी गई है कि अगर आपकी इनकम क्या है 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी हुई है ना उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। अच्छा, इन केस आपकी क्या है 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपये के तक की इनकम है, तो वहाँ पर आपको 15% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। मैम ये 10% 15% किसके ऊपर देना है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती हुई आई है ना, जो कि यहाँ पर थी, एक सेकेंड, क्या दिक्कत होगी, यस, ये जो आपके टैक्स यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए आपकी रिबेट, सॉरी यहाँ तक आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है ना, मान लीजिए 60 लाख रुपए हो गई है, ठीक है, और आप कैटेगरी में आते हो 10% वाली में,
ठीक है, मीन्स कि आपकी इनकम ना 70 लाख थी, ठीक, 70 लाख नहीं होगी, चलो यहाँ पे मान लेते हैं ये 10 लाख रुपए हमारे पास क्या है टैक्स की लायबिलिटी। आप आते हो पहली कैटेगरी में जिसके अंदर क्या है आपकी इनकम क्या है 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको इस 10 लाख के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा 10% और कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पे मैं लिखूंगी कि मेरी टोटल अमाउंट ये होगी। अच्छा, जैसे ही मेरे पास ये टोटल अमाउंट होगी उसके ऊपर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। मैम इतना क्यों ले रहे हैं? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो बच्चे आपको सभी के लिए एप्लीकेबल है, मीन्स कि जितने भी हैं, इंडिविजुअल है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, एओपी है, बीओई है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हाँ इतनी लिमिट वाले पे करेंगे। यहाँ पर आंख बंद करके आपको 4% तो देना ही देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लिखा हुआ है, सेस का मतलब होता है जिस पर्पस के लिए मैंने इसको कलेक्ट किया ना उसी पर्पस के लिए मैं इसको यूज करूंगी। मैंने आगे सामने क्या लिखा है, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन का क्लियर मतलब क्या है कि ये जो पैसा है ना मैंने प्रॉपर किसके लिए लिया है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए है, तो इसको मैं वहीं पे यूज करने वाली हूँ। तो 4% आपको आंख बंद करके अपनी टैक्स की लायबिलिटी जितनी बनती है उसके ऊपर 4% करना है, ठीक है। अच्छा, सरचार्ज की लिमिट आपको समझ लीजिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है तो आपको 10% देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की है तो आपको 15% देना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ से लेकर आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए तक की है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25% देना पड़ेगा। अगर इससे भी ज़्यादा है, 5 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो क्या होगा बच्चे, आपको यहाँ पर 37% देना पड़ेगा। ओ माई गॉड, क्या मैम ऐसा है कि जैसे रिबेट में था अलग अलग चीज़ें, क्या सरचार्ज में भी अलग अलग है? हाँ जी बिल्कुल है, बट यहाँ पे लिमिट नहीं है। बट यहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप नॉर्मल केस को यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल रेट को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो ये सेम एज इट इज़ है। अगर आप अंडर सेक्शन 115BAC को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी जो लायबिलिटी है, जो प्रोसेस है, उसको क्या किया गया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी बनेगी ना सरचार्ज की, वो 25% तक है, 37 इसमें अंदर नहीं आएगी। समझ में आया? समझ में आया? तो 25% हमारे पास क्या है, मैक्स टू मैक्स आपका सरचार्ज बनने वाला है। इज इट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? प्रॉपर समझ में आया? अच्छा, अब केवल एक पॉइंट रहता है, एक पॉइंट पता है क्या रहता है, वो भी ये रहता है कि फाइनली मेरे पास क्या है, इनकम आ चुकी है। ये टॉपिक मैं करवा चुकी हूँ। यस, ये वैसे पार्टनरशिप में कंपनी के अंदर डिस्कस करेंगे, अलग अलग पॉइंट से मैंने आपको बताया हुआ है। वैसे भी सरचार्ज देखो, रेट तो तुम्हें पता चल गया, टैक्स की रेट इनके ऊपर फ्लैट लगती है 35%, 30%, डोमेस्टिक कंपनी 30%, यहाँ पर 35 कर लेना बच्चे, क्योंकि ये अभी चेंज हुआ है अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सरचार्ज के बारे में बात की जाए, पार्टनरशिप के अंदर फ्लैट 12% लगता है, इसमें कोई ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं है। लोकल अथॉरिटी में भी 12% ही लगता है, बट डोमेस्टिक कंपनी में आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से लेकर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक की है तो आपको 5%, अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो वो आपको 12%, ठीक है। इसी तरीके से फॉरेन कंपनी के अंदर भी है कि अगर आपकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की है तो 2% लगेगा, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपके ऊपर 5% लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से सबके ऊपर सेम लगेगा, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ओके जी, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सेप्शन है जो है 172, 174, 174A, यहाँ पर हो जाता है ये कंप्लीट चैप्टर फिनिश, ठीक है। हाँ, एक बात और है, जब आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, टोटल इनकम कैलकुलेट की थी या नहीं की थी, जिसके बेसिस से मैंने अपना टैक्स कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब आपको क्या दिया हो, जब आपको क्या है टोटल इनकम जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हो ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ निकले। मान लीजिए 10,05,883 है, ऐसा हो सकता है 5,03,857 हो सकते हैं। तो जब ऐसे पीछे फुल इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जब हम टोटल इनकम को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो वो राउंड ऑफ हमेशा किसकी होगी, नियर बाय किसकी होगी, 10 के ऊपर होगी। 10 का मतलब क्या है कि जो जहाँ पर जीरो जल्दी लगती होगी। यहाँ पे जीरो क्या है, 80 बनाने में, इसको यहाँ पे जीरो क्या है, इसको 90 बनाने में, तो राउंड ऑफ हमेशा 10 में होगी, और ये सेक्शन 288A में डिफाइन किया गया। अच्छा, अगर मैम हमारी टैक्स लायबिलिटी हो तो, अगर टैक्स लायबिलिटी है तो वो भी ऐसे ही करना है, राउंड ऑफ 10 के नियर बाय करना है, और वो सेक्शन 288B में डिफाइन की गई है। उम्मीद करेंगे आपको ये कंप्लीट चैप्टर समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंथी गया, बट हाँ इन डेप्थ में कहीं ना कहीं हमने फिर दोबारा से डिस्कस करने की कोशिश की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर सीरीज अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आप इन PDFs के नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, चैप्टर्स के नोट्स लेना चाहते हैं, एक सेकेंड,
इनके आप ले सकते हैं, टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी आपको ही मिल जाएगा लेक्चर। चलो